नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। तो आज का टॉपिक हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स में है, क्वांटम टनलिंग। देखो, क्वांटम टनलिंग के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा था, वहाँ पे हमने एज एन इंट्रोडक्शन इसको थोड़ा सा बेसिकली पढ़ा था। आज पूरा डिटेल डिस्कशन किया जाएगा, ठीक है ना। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपका थोड़ा सा समय लेना चाहूँगा। देखो, कितनी गलत बात यह है कि इतनी मेहनत से मैं पढ़ा रहा हूँ और अब 76% लोगों ने सब्सक्राइब ही नहीं किया है जो चैनल देख रहे हैं, और 24% लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है, ठीक है। तो बहुत गलत बात है। और देखो, यदि आप जनरली चीज़ों को देखो ना, तो मेरा जो मैं पढ़ा रहा हूँ, आपने यदि डिटेल्ड स्टडी की होगी, ईच एंड एवरीथिंग, यदि पूरे लेक्चर्स देखे होंगे ना, तो मैं खासतौर पे मैं क्वांटम मैकेनिक्स की बात कर रहा हूँ, तो आप जानोगे इवन रिसर्च लेवल के लिए या जो बच्चे बेसिकली पीएचडी कर रहे हैं ना, वो क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा है, सही बताऊं तो मैं, ठीक है ना। और मेरा पूरा कोशिश है कि इवन जो MIT के लेवल तक का जो क्वांटम मैकेनिक्स है, ठीक है ना, उसको मैं पढ़ा सकूं। ये आप हो सकता है कुछ लोगों के बच्चे को ये बात थोड़ा मजाक में लग रही होगी, पर मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, ठीक है ना। यदि आप MIT के लेक्चर्स, ठीक है ना, देखो, या आपका कोई फ्रेंड है जो मतलब वहाँ पढ़ता हो, ठीक है ना, तो आप जनरली जान पाओगे कि मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है ना। तो आपसे उम्मीद है कि चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। देखो, सपोर्ट मिलेगा तभी मैं आगे पढ़ा पाऊँगा, अन्यथा चीज़ें काफ़ी मुश्किल होगी। मैं खुद रिसर्च से समय निकाल कर आप लोगों को पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं। अब देखो, सीधी सी बात है कि अब यहाँ पर कोई वैसी चीज़ें तो नहीं हो रही है। अब यहाँ चीज़ें सपोर्ट नहीं मिलता, तभी तो लोग और दूसरी चीज़ें हैं, रील बनाना, फालतू तो मैं नहीं कहूँगा उन चीज़ों को, पर ये है कि जो जेन्युइन चीज़ें हैं लोग उनको छोड़ देते हैं, ठीक है ना। फिर वो शॉर्ट टर्म चीज़ों के पीछे भागते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। तो जो क्वांटम टनलिंग में एक्चुअली हमें पढ़ना है, मैं आपको बता देता हूँ। हम क्वांटम टनलिंग पढ़ेंगे, क्या होता है, ठीक है ना, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट क्या होता है, टनलिंग प्रोबेबिलिटी क्या होता है, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डेराइव किया था, सारी चीज़ें डिस्कस की जाएगी। टनलिंग लेंथ क्या होता है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। वेरिएबल पोटेंशियल बैरियर क्या होता है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और फिर W के भी जो अप्रोक्सीमेशन है, वेंजल क्रेमर्स ब्रुलियन अप्रोक्सीमेशन क्या है, उसके बारे में डिस्कशन किया जाएगा एज एन इंट्रोडक्शन, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल्स ऑफ क्वांटम टनलिंग, एग्जांपल्स में बताऊंगा। अल्फा डीके, टनल डीके, फ्यूजन स्टार्स क्या होता है, समझ में आई बात। तो मेन मोटो जो आज हमारा है वो क्या है, क्वांटम टनलिंग को पढ़ना है, समझ में आया, ठीक है। तो देखो, क्वांटम टनलिंग जो है बेसिकली इसको हम बैरियर पेनिट्रेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बैरियर पेनिट्रेशन, या सिंपली टनलिंग भी कह देते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली में ये क्या है, क्वांटम मैकेनिकल फिनोमिना है। क्या है, क्वांटम मैकेनिकल फिनोमिना है वेयर पार्टिकल पेनिट्रेट्स अ पोटेंशियल बैरियर हायर देन द टोटल एनर्जी। या सीधे शब्दों में कहो, देखो, जैसे हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोटेंशियल बैरियर मैंने आपको पढ़ा है, तो जैसे सिंपली ये क्या है, एक बैरियर है, ठीक है ना, क्या है, एक बैरियर है। और ये मेरे पास सिंपली क्या होगा, पार्टिकल होगा, जैसे हमने प्रीवियस क्लास में आपको मैंने पढ़ाया था। तो एनर्जी क्या है इस पार्टिकल का, E, ठीक है। और ये पोटेंशियल बैरियर कितना है, V नोड। और यदि इसका एनर्जी कम है, इस पार्टिकल का एनर्जी क्या है, कम है, तो क्लासिकल फिजिक्स क्या कहता है, क्लासिकल फिजिक्स ये कहता है यदि एनर्जी कम है तो इस बैरियर को क्रॉस ही नहीं कर पाएगा ये पार्टिकल, समझ में आई बात, ठीक है ना। और वो कंप्लीटली क्या कर जाएगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा, ठीक है। ये काफ़ी बार हम ये छोटी मोटी जो चीज़ें मैं ये अभी बता रहा हूँ, ये हमने प्रीवियस 4-5 लेक्चर है उसमें हमने ये चीज़ें पढ़ी हैं, ठीक है। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स क्या कहता है, क्वांटम मैकेनिक्स ये कहता है जो पार्टिकल है ना, ठीक है, पार्टिकल जो है, दिस इज अ वेव एसोसिएटेड विद द पार्टिकल, समझ में आया, क्या है, एक वेव एसोसिएटेड होती है। तो एनर्जी बेशक कम हो पार्टिकल की, है ना, बैरियर से, ये जो बैरियर है इससे एनर्जी बेशक हो कम, पार्टिकल की एनर्जी कम होने के बावजूद भी पार्टिकल क्या करेगा, ट्रांसमिट कर जाएगा, समझ में आया, ट्रांसमिशन हो जाएगा, ठीक है। अब इस बैरियर के अंदर जब पार्टिकल ट्रांसमिट करेगा उसे ही हम बोलते हैं टनलिंग। कब क्या, जब पोटेंशियल बैरियर हायर और टोटल एनर्जी जो है पार्टिकल का क्या है, कम है, समझ में आया, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, क्वांटम टनलिंग, समझ में आया, ठीक है। तो ये क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से जो वेव फंक्शन होता है ना, वो एक्सटेंड कर जाता है बैरियर के अंदर, ठीक है, एंड अंडरगोज एक्सपोनेंशियल डीके। अब कहने का मतलब देखो क्या है, अब ध्यान से देखो, ये मैंने क्या बनाया, देखो ये मैंने स्टेप पोटेंशियल बनाया, क्या बनाया, स्टेप पोटेंशियल, समझ में आया, ठीक है। मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोटेंशियल आपको पढ़ाए हैं, यदि आपको ध्यान हो, हमने इनफाइनाइट पोटेंशियल इनफाइनाइट पोटेंशियल हमने पढ़ा है, ठीक है ना। मैंने फाइनाइट पोटेंशियल वेल आपको पढ़ाया है, देखो ये क्या वेल की तरह ही तो है, ठीक है। ये इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल है, ये क्या है, फाइनाइट पोटेंशियल वेल है, इसका कुछ हाइट है, ठीक है ना, समझ में आया। फिर मैंने आपको क्या पढ़ाया था, स्टेप पोटेंशियल पढ़ाया था, ठीक है। देखो ये भी क्या, एक बैरियर का ही काम तो कर रहा है, ये देखो स्टेप की तरह है, ठीक है ना। इसका हाइट कितना है पोटेंशियल का, V नोड है। तो ये क्या है कि स्टेप पोटेंशियल है, समझ में आए बात, ठीक है। फिर मैंने आपको बैरियर पढ़ाया था, देखो ये क्या है, बैरियर जैसा शेप है ना,
रुकावट का काम कर रहा है, ठीक है ना। इसका हाइट कितना है, वी नोड है, पोटेंशियल कितना है, वी नोड है, ठीक है। और इसमें हमने डिफरेंट हमने जो केसेस हैं वो पढ़े थे कि एनर्जी पार्टिकल का ज़्यादा होगा या एनर्जी पार्टिकल का कम होगा बैरियर से। तो जब एनर्जी कम होता है ना और उसके बावजूद भी बैरियर को क्रॉस कर जाए, उसी को हम क्वांटम टनलिंग बोलते हैं। ये सबसे सिंपलेस्ट मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो देखो यदि आप ध्यान से मैं स्टेप पोटेंशियल की बात करूं तो देखो स्टेप पोटेंशियल में देखो यहाँ पे पार्टिकल का एनर्जी कम है बैरियर से, ठीक है। तो यहाँ पर पोटेंशियल कितना है, 0, और यहाँ पोटेंशियल कितना है, वी नोड। तो यहाँ पर आप देखो ऑसिलेटरी मोशन हो रहा है। तो क्लासिकल फिजिक्स तो ये कहता है जब एनर्जी कम है तो पार्टिकल सिंपली इंसिडेंट होगा और पूरा रिफ्लेक्ट कर जाएगा। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से पार्टिकल क्या करेगा, एंटर करेगा बैरियर में, समझ में आया, ठीक है। और देखो ये एक्सपोनेंशियली क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो जो अंदर वेव फंक्शन है वो क्या कर रहा है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है, कि क्या है, वेव नंबर है, समझ में आई बात। तो इसको ये क्या हो रहा है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है। एनर्जी कम होने के बावजूद भी पार्टिकल बैरियर के अंदर क्या करेगा, टनलिंग करेगा, टनल करेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटम टनलिंग, समझ में आया, ठीक है। इसकी एप्लीकेशन भी हमें पढ़नी है। ये तो मैंने आपको स्टेप पोटेंशियल का केस बताया। आप बैरियर का केस भी देख सकते हो। यहाँ पे ये क्या हमारे पास बैरियर है, ठीक है ना। अब ये रेक्टेंगुलर बैरियर हो सकता है, देखो जैसे ये क्या एक रेक्टेंगुलर बैरियर होगा, या मैं ऐसे बनाऊं, ठीक है, तो ये क्या होगा, एक स्क्वायर बैरियर होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस बैरियर हमारे पास है। तो देखो ये अंदर क्या है, क्लासिकली फॉरबिडन रीजन ही तो है भाई, क्लासिकली पार्टिकल अंदर नहीं जा सकता, एंटर नहीं कर सकता, टनलिंग नहीं हो सकती क्लासिकली, समझ में आया, ठीक है। ये क्या हो गया, पार्टिकल की एनर्जी होगी, वी नोड क्या हो गया, हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है। अब देखो एनर्जी टोटल कम है बैरियर की एनर्जी से, ठीक है। लेकिन यदि आप गौर से ध्यान से देखो, वेव फंक्शन यहाँ पे मैंने बनाया, देखो ये इंसिडेंट पार्टिकल हो गया, ठीक है। और जैसे ही बैरियर की एनर्जी कम होने के बावजूद भी क्लासिकली वो क्वांटम मैकेनिकली आप देखो ये पार्टिकल एक्सपोनेंशियली क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, समझ में आया, ठीक है। और फिर बाहर क्या कर गया, बैरियर से ट्रांसमिट कर गया, समझ में आया, क्या कर गया, बैरियर से ट्रांसमिट कर गया, और ये मेरे पास क्या है, वेव नंबर है, समझ में आया, ठीक है। अब ये आप कहोगे ये चीज़ें कैसे है, हम ऑलरेडी डिटेल्ड डिस्कशन स्टेप पोटेंशियल का और पोटेंशियल बैरियर का, ये कैसे है, वेव फंक्शन एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कैसे हो रहा है, ये हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ मेरा मेन मोटो क्वांटम टनलिंग पढ़ाना है आपको, ठीक है ना। प्रीवियस क्लासेस में भी मैंने इंट्रोडक्टरी आपको बताया था, वो भी नहीं पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं, पर जो मैं चीज़ अभी बता रहा हूँ बस उसको ध्यान से देखो। तो बैरियर के अंदर क्या है, जो वेव फंक्शन है ना वो क्या एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है, आप देख सकते हो, ठीक है ना, समझ में आया, कोई डाउट है। तो इसी को हम बोलते हैं क्वांटम टनलिंग। तो मैं सीधे शब्दों में क्वांटम टनलिंग को डिफाइन करूं तो क्वांटम टनलिंग एक्चुअली में है क्या, ठीक है, व्हेन द पार्टिकल टनल्स, ठीक है ना, या टनल्स द पोटेंशियल बैरियर इवन व्हेन इट्स एनर्जी इज लेस देन द पोटेंशियल, ठीक है, समझ में आई बात। तो यदि बैरियर थिन होगा, जो पोर्शन होगा वेव फंक्शन का रीचेस द आउटसाइड अलोंग द पार्टिकल टू टनल थ्रू विद अ फाइनाइट प्रोबेबिलिटी। अब सीधी सी बात है, देखो यदि बैरियर ज़्यादा थिक होगा, है ना, ज़्यादा जो विड्थ होगी बैरियर की ज़्यादा होगी तो पार्टिकल जो है हमारे पास जो एक्सटेंथ होगा प्रोबेबिलिटी कम मिलेगी, वो हाँ, यदि विड्थ ज़्यादा होगी तो प्रोबेबिलिटी पार्टिकल के फाइंड करने की कम होगी, यदि थिन होगा तो प्रोबेबिलिटी फाइनाइट प्रोबेबिलिटी जो होगी वो ठीक ठाक होगी, समझ में आया पार्टिकल के। अब ध्यान हो, यदि हमने तो जैसे बेसिकली आपको स्क्वायर बैरियर या रेक्टेंगुलर बैरियर का मैं केस हमने लेकर आपको पढ़ाया था, ठीक है ना, समझ में आया। तो ध्यान हो, यदि तो मेरे पास कोई पोटेंशियल बैरियर है, वी नोड उसका हाइट हो गया, ये पोटेंशियल हाइट हो गया, ये लेंथ हो गया। तो जो टाइम स्क्रूडिंजर इक्वेशन होती है पार्टिकल फॉर दैट पार्टिकल हैविंग मास एंड एनर्जी, ये होती है, ठीक है। ये हम बेसिकली पिछले 20-25 लेक्चर्स हम ये पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। और फॉर रीजन व्हेन एनर्जी इज लेस देन वी नोड, जब एनर्जी क्या है, कम है पोटेंशियल से, समझ में। तो किस रीजन की मैं बात कर रहा हूँ, देखो इस रीजन की मैं बात कर रहा हूँ, जो ये अंदर वाला रीजन है, ठीक है, समझ में। अब देखो इसके लिए ये मेरे पास हमारे, देखो ध्यान से, तो मैं इस जो अंदर वाला रीजन मैंने आपको बताया ना बैरियर का केस में, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0, यहाँ अंदर कितना है पोटेंशियल, इसका वी नोड है, ठीक है। तो अंदर वी नोड पोटेंशियल जब होगा तो मैं जब यहाँ वी नोड रखूंगा, है ना, तो मैं माइनस बाहर ले लूंगा क्योंकि वी नोड ज़्यादा है, तो सिंपली मेरे पास क्या बनेगा, ये बन जाएगा, है ना, माइनस के के स्क्वायर फाइव इज इक्वल टू 0। तो के की वैल्यू मेरे पास ये आएगी, समझ में आया, ठीक है। तो वेव फंक्शन जो होता है इनसाइड द बैरियर, मैंने अभी आपको बताया, तो ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है, डोमिनेंट टर्म होती है हमारे पास ये, ठीक है, प्रीवियस क्लास में भी मैंने आपको बताया था। तो ये जो एक्सपोनेंशियल डिके है ना विद इन द बैरियर, ये यही सजेस्ट करता है कि जो प्रोबेबिलिटी है पार्टिकल के अंदर फाइंड करने की वो कम हो रही है ना, समझ में आई बात। देखो ये है, ये आ गया हमारे पास, समझ में आया। तो प्रोबेबिलिटी क्या डिक्रीज हो रही है क्योंकि वेव फंक्शन कर रहा है, डिके कर रहा है हमारे पास,
However, for finite barrier width L, the wave function does not vanish on the other side. It emerges with a reduced amplitude, leading to non-zero probability of transmission. सीधी सी देखो, जब इनफाइनाइट विड्थ होगी, है ना, अब देखो जैसे मैं आपको बताऊं, देखो यदि मैं ये पोटेंशियल ले लूं, है ना, तो यहाँ ये स्टेप पोटेंशियल है, हाइट कितनी होगी वी नोड, तो यहाँ पर तो पोटेंशियल जीरो, लेकिन यहाँ पर एक्सटेंड है, इनफाइट इसका विड्थ बहुत ज्यादा है, तो जो वेव फंक्शन होगा वो डिके कर जाएगा, समझ में आया। लेकिन विड्थ यदि फाइनाइट होगी, कुछ विड्थ होगी, है ना, देखो मतलब यहाँ पे तो क्या इनफाइनाइट विड्थ है, 0 टू लेकर पता नहीं कहाँ तक है, ये स्टेप पोटेंशियल की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन खाली पोटेंशियल बैरियर की यदि मैं बात करूँ तो कुछ ना कुछ वो ये क्या 0 टू L लेंथ होगी, तो फाइनाइट लेंथ है ना, समझ में आया। तो वेव फंक्शन क्या होगा, पूरी तरीके से वेनिश नहीं करेगा, कुछ रह जाएगा और वो बाहर मतलब डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड के साथ बाहर क्या करेगा, ट्रांसमिट कर जाएगा, समझ में आया। ये इस रीजन में हो गया, अंदर एक्सपोनेंशियली डिक्रीज किया, ठीक है, और ये फिर बाहर पार्टिकल निकल गया, समझ में आया, ठीक है। तो कुछ ना कुछ फाइनाइट प्रोबेबिलिटी रहेगी पार्टिकल के ट्रांसमिट करने की, तो नन जीरो प्रोबेबिलिटी, जीरो नहीं होगी, नन जीरो आएगी, यानी कुछ प्रोबेबिलिटी ट्रांसमिशन की रहेगी। तो देखो ये क्या था, बैरियर ही तो था, और बैरियर के बाहर हमें क्या मिलेगा, पार्टिकल मिलेगा, क्योंकि वो ट्रांसमिट कर गया, समझ में आई बात, क्योंकि थोड़ा फाइनाइट ही लेंथ है, ये इनफाइनाइट लेंथ होती तो पार्टिकल को बैरियर तो बहुत लेंथी है, आखिरकार में, ठीक है ना, कुछ डिस्टेंस तक जाकर वो क्या कर जाएगा, मेरे पास डिक्रीज कर जाएगा, समझ में आई बात, ठीक है। तो कहाँ तक वो डिक्रीज किया, एक तरीके से मैं कह सकता हूँ, है ना, वो चीज़ें क्या होती है, टनलिंग लेंथ क्या होती है, वो चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो बेसिकली जो चीज़ें मैंने अभी आपको बताया बस उस पर ध्यान रखो, समझ में आया। तो जो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट होता है, अभी जैसे मैंने बताया पार्टिकल क्या कर गया, ट्रांसमिट कर गया, क्या कर गया, ट्रांसमिट कर गया, तो वो जो ट्रांसमिशन हुआ है, कितनी संभावना है ट्रांसमिशन होने की, उसको हम किससे बताते हैं, कोफिशिएंट से, या जिसको हम ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी या टनलिंग प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं, उससे हम शो करते हैं, ठीक है ना। तो इट क्वांटिफाइज हाउ मच ऑफ द वेव पेनिट्रेट्स द बैरियर, कितना वेव बैरियर को पेनिट्रेट करता है, ठीक है ना, वो शो करता है। ये एक्चुअल में समझ में है मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है, यानी इंसिडेंट वेव का कितना फ्रैक्शन ट्रांसमिट हो गया है, ठीक है ना। तो वो हमें किससे कौन शो करता है, फ्रैक्शन ऑफ द how much fraction of the incident wave has been transmitted is given by the transmission coefficient or the tunneling probability या transmission probability जिसको बोलते हैं, समझ में आई बात। for broad and high barrier case, तो broad and high barrier कहने का मतलब क्या है, जो width है हमारे पास potential barrier की वो ज़्यादा है, और जो high barrier यानी height जो है, potential energy जो है वो क्या है, वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। तो इस केस के लिए हमने प्रीवियस क्लास में हमने डेराइव किया था, समझ में आई बात, पोटेंशियल बैरियर के लिए जो हमारे पास ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी जो होती है वो कितनी होती है, 16 ई अपॉन में वी नोड 1 माइनस ई अपॉन वी नोड, ठीक है ना, e टू द पावर माइनस के 2 के। यही एग्जैक्टली जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। मैंने बताया था आप इसको याद रखो, क्योंकि ये आगे जब मैं आपको अल्फा डी के या गामा थ्योरी ऑफ अल्फा डी के पढ़ाऊंगा तो उसमें काफ़ी काम आएगा, समझ में आई बात, ठीक है। पहली तो बात ही, और यहाँ पर जो के का वैल्यू कितना होता है 2m, ठीक है ना, अंडर रूट वी नोड माइनस ई अपॉन में एच का टी स्क्वायर, क्योंकि पोटेंशियल ज़्यादा होता है पहले लिखते हैं, है ना, याद रखने का तरीका है, समझ में आई बात। तो ये है, तो ये ध्यान रखना। अब इसी को हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं फॉर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एस्टिमेट्स। तो मैंने आपको बताया था हमारे पास जो ये टर्म होती है ना, ये जो टर्म है, ठीक है ना, ये जो टर्म होती है जब हमारे पास पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है तो ये क्या होती है, ऑलमोस्ट 1 के आसपास आती है, यूनिटी होती है, अप्रोक्सीमेटली क्या होती है, यूनिटी होती है। तो इसको हम क्या करते हैं और फर्दर सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो इसको 1 मान लेते हैं, समझ में। तो ध्यान रखना, क्योंकि जब हमारे पास पोटेंशियल है ना, देखो जब ये हमारे पास क्या ई अपॉन में वी नोड है, ये 1 से बहुत ज़्यादा होता है, यानी वी नोड बहुत ज़्यादा है, तो ये टर्म हम ऑलमोस्ट नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है ना, समझ में आई बात। तो ई अपॉन वी नोड तो गया, तो खाली 1 ही तो बचा, समझ में आया। अब देखो ई नोड अपॉन वी नोड की वैल्यू बहुत कम है, जब वो 16 में मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये लगभग 1.6 इसकी जब मतलब ये कुछ मल्टीप्लाई करके ना 1.32 समथिंग कुछ ऐसा आ जाता है, वैल्यू बहुत कम हो जाती है, ठीक है, यानी अप्रोक्सीमेटली 1 के आसपास हो जाती है, ठीक है। मान लो ई अपॉन वी नोड मेरे पास बहुत कम आ गया, ठीक है, 0.1 आ गया, एज्यूम करो, तो 1 माइनस 0.1 है, फिर ये ई अपॉन वी नोड की मल्टीप्लाई मैं 16 में करूंगा, अप्रोक्सीमेटली मान के चलो 1.6 1.5 1.43 आ गया, तो मैं इसको क्या ले लूंगा, 1 ले लूंगा, तो ये मेरे पास टर्म 1 हो जाती है, मेरे पास क्या बचता है, सिंपली अप्रोक्सीमेट ये बचता है, ठीक है ना, समझ में आई बात। तो ये दोनों ही फॉर्मूले क्या है, इंपॉर्टेंट है, समझ में आया। तो इसको हम अप्रोक्सीमेट प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं, समझ में आया, ये ध्यान रखना, क्या बोलते हैं, अप्रोक्सीमेट टनलिंग प्रोबेबिलिटी है, अप्रोक्सीमेट ट्रांसमिशन कोफिशिएंट भी बोलते हैं। ये फॉर्मूला आपको याद होना ही चाहिए, ठीक है। तो ये किस पर डिपेंड करता है, एक्सपोनेंशियली डिपेंड कर रहा है, आप देख रहे हो के क्या है हमारे पास एल, ठीक है ना, तो वेव नंबर हो गया, एल हमारे पास क्या हो गया, देखो के तो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी नोड के है, ठीक है ना, यानी बैरियर की हाइट पर और लेंथ पर, विड्थ पर ये हमारे पास ट्रांसमिशन कोफिशिएंट
डिपेंड करता है। समझ में आई बात? देखो जो थिक बैरियर होगा, ठीक है ना, और टोलर बैरियर होगा, वो सप्रेस करेगा टनलिंग को। समझ में आया? देखो जितना थिक होगा टनलिंग, मतलब विड्थ जितनी ज़्यादा होगी और पोटेंशियल एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी, वो स्वाभाविक सी बात है टनलिंग उस केस में कम होगी, और थिन और लो बैरियर के केस में ट्रांसमिशन ज़्यादा होगा। समझ में आया? ठीक है, अब बात करते हैं हम टनलिंग लेंथ की कि टनलिंग लेंथ क्या होता है। ठीक है, तो देखो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं। देखो टनलिंग लेंथ क्या है? कैरेक्टरिस्टिक डिस्टेंस है ना, ओवर विच द वेव फंक्शन डिकेज इनसाइड द बैरियर। अब कहने का मतलब क्या है? अब देखो ध्यान से, ये मेरे पास है, ठीक है ना, अब ये हो गया, ये वेव फंक्शन मेरे पास क्या होगा? डीके हो गया, और ये आ गया, तो ये एक्सपोनेंशियली क्या हो रहा है? डीके हो रहा है। तो जहाँ पर मतलब जिस मतलब वो लेंथ जहाँ तक जो हमारे पास वेव फंक्शन जो होता है ना, जो वेव फंक्शन जो होता है हमारे पास, वो डिके करता है। कितने तक डिके करना चाहिए? यानी e⁻⁻1 वेव फंक्शन। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? आप कहोगे मतलब इतना होना चाहिए वेव फंक्शन पहले से। अब ये आप कहोगे ये क्या चीज़ है? अभी हम इस चीज़ को समझते हैं, ध्यान से देखना, ठीक है ना। देखो तो ये टनलिंग लेंथ क्या है? कैरेक्टरिस्टिक डिस्टेंस ही है, और ये क्या बताता है? ये हमें शो करता है कि हाउ द वेव फंक्शन डिकेज इनसाइड द बैरियर, कितने लेंथ तक वो डिके कर रहा है। ठीक है, कितना डिके करना है, कम हम ट्रांसमिशन टनलिंग लेंथ बोलेंगे, वो हम अभी समझेंगे। ठीक है, तो ये क्या कैरेक्टरिस्टिक डिस्टेंस है और विद द वेव फंक्शन डिकेज। ठीक है, तो इस टनलिंग लेंथ से हम ये पता कर सकते हैं कि पार्टिकल कितना पेनिट्रेट करा है फॉरबिडन रीजन में, क्लासिकली फॉरबिडन रीजन। समझ में आया? ठीक है, अब देखो यदि ऐसा आ जाए, अब ऐसा भी तो हो सकता है। देखो ध्यान से देखना, ये डीके हो गया, ठीक है। अब यदि मैं इसको आगे डैश 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 कर दूं तो ये हो गया, समझ में? तो ये हो गया। अब देखो यदि मेरे पास बैरियर अभी नहीं होता तो ये कहाँ जाके डीके होता? यहाँ जाके डीके होता। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? लेकिन बैरियर की लेंथ कम थी तो ये मेरे पास ट्रांसमिट हो गया, तो मेरे पास वेव फॉर्म आ गया। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है, तो वो चीज़ें मैटर करती है हमारे पास। तो कितना क्लासिकली फॉरबिड, या हम यदि मैं स्टेप पोटेंशियल की बात करूँ, ठीक है ना, तो स्टेप पोटेंशियल में हमारे पास, ठीक है, तो कितनी लेंथ है जहां पर हमारे पास इनिशियल वैल्यू के -e⁻1 या मैं कहूँ 1/e हो गया है हमारे पास लेंथ जो है, वेव फंक्शन जो है इतना गिर गया है। कितना डिक्रीज होना चाहिए? e⁻⁻1। उस लेंथ को हम क्या बोलते हैं? टनलिंग लेंथ बोलते हैं। ठीक है, समझ में? हो सकता है आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा हो, क्या है क्या नहीं, हम जैसे फर्दर स्टडी करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो कितना भी क्लासिकली फॉरबिडन रीजन में कितना पेनिट्रेट कर गया, कितनी डिस्टेंस तक, कौन बताएगा? टनलिंग लेंथ बताएगा। समझ में? तो इसको हम दूसरे शब्दों में कहें बैरियर ओपेसिटी। ये क्या मेजर करता है? बैरियर ओपेसिटी। वही तो हो गया ना बैरियर ओपेसिटी, ठीक है ना। और इसको हम क्या बोलते हैं? बैरियर पेनिट्रेशन डेप्थ भी बोलते हैं। समझ में आया? तो इट एस्टिमेट्स हाउ फार अ पार्टिकल कैन पेनिट्रेट इनटू अ क्लासिकली फॉरबिडन रीजन बिफोर इट्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बिकम नेग्लिजिबल। ठीक है, समझ में आ गई बात? और दूसरे शब्दों में कहे तो बैरियर ओपेसिटी मेजर करता है। अब देखो हम जानते हैं जो वेव फंक्शन होता है बैरियर के अंदर वो एक्सपोनेंशियली डिके करता है, यानी e⁻⁻x, ये तो होता है। ठीक है, एट ए डिस्टेंस lt इनटू द बैरियर द वेव फंक्शन हैज फॉलन टू 1/e ऑफ इट्स वैल्यू एट द बैरियर एज। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? अब देखो अब यहाँ जितना था, है ना, मान लो यहाँ पर बैरियर, मान लो यहाँ पर वेव फंक्शन जो है हमारे पास, मान लो x है, एज्यूम करो, है ना, तो वो 1/e टाइम्स ऑफ इनिशियल। देखो एज पर कितना था वेव फंक्शन? x। अब वेव फंक्शन कितना डिक्रीज हो गया है? 1/e टाइम्स ऑफ x। तो जिस डिस्टेंस पर ये डिक्रीज होगा ना इतना, उसको हम क्या बोलते हैं? टनलिंग लेंथ बोलते हैं। समझ में आई बात? ठीक है, दिस कैरेक्टरिस्टिक लेंथ इज गिवन बाय 1/k। अब ये 1/k आया क्यों? अभी देखो यदि मैं x, देखो मतलब ये x तो मैंने वैसे मान लिया, ये मतलब कोई भी फाइव ले लो, 5 हो गया, और ये 1/5। ठीक है, मतलब x तो मैं जनरली वैसे लिया था, x तो हमारे पास डिस्टेंस है। अब ध्यान से देखो वेव फंक्शन मेरे पास -kx है। समझ में आई बात? ठीक है, तो ये मेरे पास e⁻⁻1 कब आएगा? यदि मैं x को क्या ले लूँ, ये x का लेंथ ही तो है, यदि मैं इसको 1/k ले लूँ, k से k कट गया क्या, तभी तो -1 आएगा। तो वही है, यदि लेंथ 1/k हो जाए, तो जब यदि मैं लेंथ की जगह 1/k रखूंगा तो e⁻⁻1 ही तो आएगा। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? यानी जब इतना डिक्रीज हो जाएगा उस लेंथ को ही हम क्या बोलते हैं? टनलिंग लेंथ बोलते हैं। ठीक है ना, यानी इनिशियली जितना पहले एज पे था उसके बाद 1/e हो गया हमारे पास वेव फंक्शन, तो जिस लेंथ पर ये हुआ उसको क्या बोलेंगे? टनलिंग लेंथ। ठीक है, तो lt कितना आ गया? 1/k। और k हम जानते हैं हमारे पास ये होता है, इसको हमने सिंपली रख दिया, इसका ऊपर चला जाएगा, ये आ गया। ठीक है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, कुछ भी टिपिकल नहीं है। तो दिस डिटरमाइंस द अफेक्टिव विड्थ ऑफ द बैरियर। ये बैरियर का एक तरीके से अफेक्टिव विड्थ मेजर करता है। समझ में आया? तो ये बात ध्यान रखना। तो
तो हु मेजर्स द इफेक्टिव विड्थ, व्हाट गिव्स द इफेक्टिव विड्थ ऑफ द बैरियर, टनलिंग लेंथ गिव्स द इफेक्टिव विड्थ ऑफ द बैरियर, बैरियर का जो इफेक्टिव विड्थ है वो कितना है, समझ में आया फ्रॉम क्वांटम मैकेनिकल पर्सपेक्टिव। अब भाई जनरल विड्थ तो क्या होगा, जनरल विड्थ तो 0 to L हो गया है ना, लेकिन अफेक्टिव विड्थ कौन देगा, अफेक्टिव विड्थ कहाँ से पता चलेगी हमें, वो बताएगी टनलिंग लेंथ, ठीक है। द वेव फंक्शन डिकेज रैपिडली, है ना, तो इफ LT इज स्मॉल, यदि टनलिंग लेंथ छोटी है। अब टनलिंग लेंथ छोटी कहने का मतलब क्या हो गया, वेव फंक्शन डिकेज रैपिडली लीडिंग टू नेग्लिजिबल टनलिंग। अब सब वो तो स्वाभाविक सी बात है। अब देखो ये लेंथ कम हो गई, समझ में आया, जनरल लेंथ क्या हो गई, कम हो गई, तो हमारे पास टनलिंग लेंथ भी तो कम ही आएगी, यानी इसका मतलब क्या है, नेग्लिजिबल हमारे पास टनलिंग लेंथ कम आएगी ना, जनरल लेंथ कम होगी तो टनलिंग लेंथ भी कम ही आएगी हमारे पास, ठीक है, समझ में आई बात। तो ये है, ध्यान रखना, यदि LT इज लार्ज वेव फंक्शन एक्सटेंड्स डीपर इनटू द बैरियर इंक्रीजिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ टनलिंग। यदि टनलिंग लेंथ ज़्यादा है, ज़्यादा अंदर तक हमें मिला, यदि मैं स्टेप पोटेंशियल से इसको समझूं, अब देखो ये वेव फंक्शन हो गया और देखो कि यहाँ जाकर डिक्रीज हो रहा है हमारे पास, है ना, 1/e, तो जितना ज़्यादा टनलिंग लेंथ होगी प्रोबेबिलिटी जो होगी ना वो भी इंक्रीज हो जाएगी प्रोबेबिलिटी पार्टिकल के फाइंड करने की, ठीक है ना। जितना मतलब जितना ज़्यादा अंदर तक टनल करेगा स्वाभाविक से बात है उतना ज़्यादा प्रोबेबिलिटी मिलेगी फाइंड करने की। तो फॉर हाई एंड वाइड बैरियर्स, जहाँ मतलब ये केस की मैं बात कर रहा हूँ, जो टनलिंग लेंथ होगी वो सिंप्लीफाई हो जाएगी। ये अब देखो ये नोड ज़्यादा होगा तो ई हमारे पास क्या हो जाएगा, हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे तो h का टपोन √2m v नोड हमारे पास सिंपली आएगा, ठीक है ना, ये सिंप्लीफाई होगी हमारे पास टनलिंग लेंथ, समझ में आया। तो दिस एक्सप्रेशन शोज दैट हैवियर पार्टिकल यानी मास ज़्यादा होगा तो टनलिंग लेंथ क्या आएगी, कम आएगी। हायर पोटेंशियल बैरियर होगा, v नोट ज़्यादा होगा तो टनलिंग लेंथ क्या आएगी, कम आएगी। जब टनलिंग लेंथ कम होगी हमारे पास, ठीक है ना, यानी जो पार्टिकल होगा, ठीक है ना, वो कम डिस्टेंस तक टनल कर पाएगा, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल क्या होगी, कम होगी। ये वहीं उल्टा कन्वर्सली जो लाइटर पार्टिकल होगा और पोटेंशियल एनर्जी यानी बैरियर की एनर्जी कम होगी तो टनलिंग लेंथ ज़्यादा होगी, पार्टिकल ज़्यादा लेंथ तक टनल कर पाएगा, ठीक है ना, पेनिट्रेट कर पाएगा, समझ में आई बात, और मोर प्रोबेबिलिटी हमें मिलेगी पार्टिकल को फाइंड करने की, ठीक है। यदि हम बात करें फॉर ब्रॉड एंड हायर बैरियर वेयर KL ग्रेटर देन 1, तो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट की मैं यदि बात करूं यहाँ पे तो ध्यान से देखो, हमने टनलिंग लेंथ पढ़ ली, अब हम ट्रांसमिशन कोफिशिएंट को इन टर्म्स ऑफ टनलिंग लेंथ लिखेंगे, समझ में आया। तो फॉर ब्रॉड और हायर केस में मैंने आपको बताया था जो हमारे पास ट्रांसमिशन कोफिशिएंट या टनलिंग प्रोबेबिलिटी होता है सिंपली कितना होता है, ये, ठीक है, समझ में आई बात, -2KL ये होता है हमारे पास। अब देखो हमारे पास जो टनलिंग लेंथ बताया था LT कितना होता है 1/k, तो K की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, है ना, इस यहाँ से K मैं क्या निकाल सकता हूँ 1/LT, तो K की जगह मैं लिख दूंगा, तो देखो 1/LT, तो ये आ गया हमारे पास सिंपली। तो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट को मैंने टनलिंग लेंथ के टर्म्स में लिखा है और कुछ नहीं। अब फॉर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एस्टिमेट जैसे मैंने बताया था, यदि हमारे पास बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होता है, यानी मैं कहूँ ये केस हमारे पास जब होता है, ये बहुत ज़्यादा होता है ना ये रेशियो, तो ये 1 की कंपैरिजन में इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, जैसे मैंने अभी आपको पीछे भी बताया था, ठीक है ना। तो 1 आएगा, E/V नोट बहुत कम होगा और 16 में जब मल्टीप्लाई होगा तो 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, ठीक है ना, यानी अप्रोक्सीमेटली ये पूरी टर्म 1 आएगी, तो वो नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो यही टर्म हमारे पास बचेगी, ठीक है, जिसको मैंने बताया था कि आपको ये अप्रोक्सीमेट टनलिंग प्रोबेबिलिटी है, ठीक है ना, ध्यान रखना, अप्रोक्सीमेट टनलिंग कोफिशिएंट कह सकते हैं, अप्रोक्सीमेट टनलिंग प्रोबेबिलिटी हम बोल सकते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए, हम जब आगे अल्फा डीके के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे हमें काम आएगा। अब आगे चलते हैं, अब हमारा क्या है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वेरिएबल पोटेंशियल बैरियर, ठीक है। अब देखो वेरिएबल पोटेंशियल बैरियर मैं क्यों बोल रहा हूँ, अब ध्यान से देखो, हमने एक्चुअली में क्या पढ़ा है, मैंने आपको जब पोटेंशियल बैरियर के बारे में पढ़ाया था तो हमने आप पोटेंशियल बैरियर को चाहे तो रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर होगा हमारे पास, या हमारे पास ये स्क्वायर बैरियर होगा या रेक्टेंगुलर बैरियर होगा, ठीक है। तो ये जनरली केस मैंने आपको बताया, लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में फिजिकल सिस्टम्स में तो पोटेंशियल बैरियर का कुछ भी शेप हो सकता है ना, समझ में, कोई रैंडम शेप हो सकता है, देखो ये पोटेंशियल बैरियर हो सकता है, ये पोटेंशियल बैरियर हो सकता है, इस तरीके से परफेक्ट शेप तो हमें नहीं मिलेगी, तो वही उसी केस को हमने फर्दर, है ना, थोड़ा जनरलाइज कर दिया। अब ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो एक्चुअल प्रैक्टिस में हमारे पास पोटेंशियल बैरियर होगा वो सिंपल स्क्वायर टाइप तो नहीं होगा, ठीक है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी, वेरी करेगी, क्या करेगी, पोटेंशियल एनर्जी वेरी करेगी। तो उस केस में हमारे पास जो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट आएगा ना, हम उसको किस तरीके से एस्टिमेट करेंगे वो हमें समझना है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, तो हमें क्या रिकॉग्नाइज करना है, जो क्वांटिटी है ना KL, ठीक है। अब देखो ये एक्चुअली में जनरली ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करती है, एरिया रिप्रेजेंट करती है, ठीक है ना, KL। अब ये एरिया कैसे रिप्रेजेंट करती है, अब देखो ध्यान से,
कि हमारे पास क्या होगा के एल, अब ध्यान से देखो के 2 पाई अपॉन लैम्डा और ये लेंथ, ठीक है ना। अब आपको देखने से लग रहा होगा, देखो ये भी मीटर में, ये भी मीटर में कट गया, तो सिंपली हमारे पास ये तो यूनिट लेस हो गया। समझ में आया क्या हो गया, यूनिट लेस हो गया। तो ज्योमेट्रिकल एरिया कहने का मतलब क्या हुआ फिर, देखो जो के है ना हमारे पास, वेव नंबर वेरी कर रहा है डिस्टेंस के साथ, समझ में आया, एंड इट इज ऑल्सो अ प्रोडक्ट ऑफ अनदर डिस्टेंस। तो के क्या है, फंक्शन है डिस्टेंस का, और इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ विद अनदर डिस्टेंस, तो इसलिए इसको ज्योमेट्रिकल एरिया कहा गया। समझ में आया मैं कहना क्या चाह रहा हूं, ठीक है। तो के वेरीज विद एक्स, तो दिस एक्सप्रेशन, वैसे जनरली एरिया नहीं है, समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है ना। के वेरीज विद एक्स, तो दिस एक्सप्रेशन जनरलाइजेस टू। अब ये जनरलाइज क्यों किया, आप गौर से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्यों हम वेरिएबल पोटेंशियल बैरियर की मैं डिस्कशन कर रहा हूं। देखो ये हमारे पास, यदि मेरे पास सिंपली ये होता, ठीक है, अब ये एक सर्टेन हाइट हो गई, वी नोड पोटेंशियल हो गया। अब देखो यहाँ पर जनरली अब ये पोटेंशियल एनर्जी होगी ना, देखो ये जनरली वेरी कर रहा है, हाइट बढ़ रहा है, फिर मैक्सिमम गया, फिर क्या हो गया, मिनिमम हो गया। समझ में आया। x1 और x2 क्या है, क्लासिकली टर्निंग पॉइंट्स है। क्या है, क्लासिकली टर्निंग पॉइंट्स, जहां पर पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी के इक्वल होती है। यदि आपको ध्यान हो, मैंने बताया था कि जब हमारे पास एनर्जी जो होता है ना, एनर्जी जो होता है वो पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो जाता है, तो टोटल रिफ्लेक्शन आता है। आर की वैल्यू कितनी होती है, 1, टोटल रिफ्लेक्शन होता है, और ट्रांसमिशन क्या होता है, 0। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने प्रीवियस क्लासेस में आपको पढ़ाया, तो इन्हीं को हम क्लासिकली टर्निंग पॉइंट्स बोलते हैं। नाम से पता चल रहा है ना, क्लासिकली टर्निंग पॉइंट्स, क्योंकि जब एनर्जी कम होगी, है ना, तो एनर्जी, क्लासिकल फिजिक्स से कहते हैं एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, तब रिफ्लेक्शन नहीं होगा, है ना। देखो एनर्जी बराबर होने के बावजूद भी रिफ्लेक्शन हो रहा है ना। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ, इसी वजह से इनको क्लासिकली टर्निंग पॉइंट्स बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया, तो x1 x2 क्या क्लासिकली टर्निंग पॉइंट्स हो गए, और ये क्या हो गया हमारे पास वेरिएबल पोटेंशियल। अब इस वेरिएबल पोटेंशियल को मैंने क्या किया, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब देखो छोटे छोटे पोटेंशियल बैरियर बना दिए, देखो ये पोटेंशियल बैरियर बनाया, एक ये पोटेंशियल बैरियर बनाया, एक ये पोटेंशियल बैरियर बनाया, एक ये, तो इन पोटेंशियल बैरियर को मैंने देखो डिस्क्रीट कर दिया इसको। समझ में आया। अब इन सभी पोटेंशियल बैरियर का जो लेंथ हो गई, एक मैं छोटा सा एक मान लेता हूँ, उसकी लेंथ क्या हो गई, डेल एक्स आई। समझ में आया यानी, ठीक है, समझ में आया। तो मैं यदि इन सभी का क्या कर दूं, सम कर दूं, क्या कर दूं, सम कर देता हूं, तो मुझे पूरा वेरिएबल पोटेंशियल के बारे में पता चल जाएगा। तो एक छोटी, इस पूरे वेरिएबल को ना मैंने, है ना, तो डिस्क्रीट पार्ट यानी इस पोटेंशियल बैरियर जो हमने स्क्वायर या रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर माने थे ना, इसमें तोड़ लिया। इसकी तो हम स्टडी कर चुके हैं अब हम इसी पर यदि समेशन लगा दें, समझ में, इन छोटे छोटे पोटेंशियल बैरियर पर समेशन लगा दे, तो वेरिएबल पोटेंशियल बैरियर के बारे में निकाल सकते हैं। तो वही किया गया है। तो देखो x1 to x2 पूरा हमने डिस्टेंस लिया, ठीक है ना, समझ में आई बात। और देखो kx dx, तो ये पूरा हमने इंटीग्रेट कर दिया, समेशन कर दिया। समझ में आया, कोई डाउट है। k का वैल्यू हम जानते हैं हमारे पास ये होता है, ठीक है। अब देखो डिस्टेंस के साथ वेरी कर रहा है ना पोटेंशियल, वी नोड नहीं है, फिक्स नहीं है हमारे पास, ठीक है ना। तो समझ में आया वेरिएबल पोटेंशियल बैरियर का केस हमने किस तरीके से डिस्कस किया, क्योंकि हम डेफिनेट पोटेंशियल होता है वो तो हमने स्क्वायर या रेक्टेंगुलर केस तो पढ़ लिया। तो जो वेरिएबल पोटेंशियल बैरियर था, तो हमने उसको ना छोटे छोटे फिक्स्ड पोटेंशियल्स में तोड़ लिया, फिर उनका सबका समेशन कर दिया। अब देखो जो हमारे पास ट्रांसमिशन कोफिशिएंट होगा, अप्रोक्सीमेट ट्रांसमिशन कोफिशिएंट जो होगा, तो आप जानते हो मैंने टी का क्या बताया था, हमारे पास e⁻⁻2x ये होता है हमारे पास। समझ में आया जनरली जब इट वेरीज विद लेंथ, ठीक है। अब देखो एल मैंने नहीं लिखा क्योंकि फिक्स्ड लेंथ नहीं है ना हमारे पास। अब यहाँ अब गौर से देखो के, तो ये हो गया एक्सपोनेंशियल। समझ में आया। के की वैल्यू मैं क्या करूंगा, देखो उठा यहाँ पे के की वैल्यू जब रखूंगा ना, फिर -2 तो ये आ गया, h कट बाहर आ गया, और इंटीग्रेशन x1 अपॉन में x2, ठीक है, ये हो गया। और ये मेरे पास सिंपली क्या आ गया, dx आ जाएगा ये, ठीक है। के का वैल्यू मैंने उठा के रख दिया, तो ये यही चीज है। समझ में आया। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। देखो ये याद रह गया, तो ये तो याद रखना आसान, ये वाला फॉर्मूला तो याद रखना आसान है। समझ में आया। तो अब पता चला आपको वेरिएबल पोटेंशियल बैरियर से हमने इसको किस तरीके से लिया निकाला। तो ये एक्चुअली में ये मैं बता चुका हूँ आपको, क्लासिकल टर्निंग पॉइंट्स है, ठीक है ना, जहाँ पर टोटल एनर्जी पोटेंशियल के इक्वल होता है। तो ये जो रिलेशन हमने ऑब्टेन किया ना, वी ऑब्टेन इट बाय मींस ऑफ क्रूड अप्रोक्सीमेशन। हमने क्रूडली तो निकाला है ना, एक रफ आइडिया लेके, तो क्रूड अप्रोक्सीमेशन से हमने निकाल दिया। लेकिन एक मोर डिफाइंड अप्रोच जो है ना वेरिएबल पोटेंशियल बैरियर का, जिससे हम ट्रांसमिशन कोफिशिएंट निकालते हैं, जो एक मोर रिफाइंड अप्रोच है, वो किसने प्रोवाइड की थी, वेंजल क्रैमर्स ब्रोलिन अप्रोक्सीमेशन, जिसको WKB अप्रोक्सीमेशन भी हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इन्होंने ही बताया था किस तरीके से हम एक सिस्टमेटिक मेथड से ट्रांसमिशन कोफिशिएंट निकाल सकते हैं, स्मूथली वेरिंग पोटेंशियल बैरियर। समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है ना। अब हालांकि ये मेथड हम पढ़ेंगे
मोस्ट प्रोबेबली इन क्वांटम मैकेनिक्स सेकंड, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैंने इसको इंपॉर्टेंट समझा बताना तो आपको बता दिया, ठीक है ना। लेकिन देखो हमने क्रूड अप्रोक्सीमेशन से ना एग्जैक्ट रिजल्ट निकाल दिया। हम डब्ल्यू के भी मेथड से भी टी निकाल सकते हैं, लेकिन एक क्रूड अप्रोक्सीमेशन से ना, ठीक है ना, एक रफली हमने टी का वैल्यू यहाँ पे से निकाल दिया। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, टी का वैल्यू आपको याद रखना है, ठीक है ना। हमें ये जब हम गामा थ्योरी पर वो अल्फा इमिशन पढ़ेंगे तब काम आएगा। अब बात करें हम एप्लीकेशंस ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स की, तो देखो पहले अल्फा डीके की बात करें। तो देखो अल्फा डीके कब होता है, जैसे ये हमारे पास मान लो क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस में क्या है, न्यूट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, समझ में आया बात, ठीक है। अब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, देखो जब हमारे पास 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन कंबाइन हो जाते हैं ना, ठीक है ना, उसको हम अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। अल्फा पार्टिकल पर क्या होता है, हमारे पास सिंपली 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं, 2 पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यदि न्यूक्लियस के अंदर से 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन निकल गए एक साथ, और वो एक क्या बनाए, बाउंड स्टेट बनाए, तो बाउंड स्टेट में रहेंगे 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन एक साथ निकल रहे हैं बाउंड स्टेट में, तो यानी वो अल्फा पार्टिकल है, समझ में आए। तो जनरली देखा क्या गया कि अल्फा पार्टिकल जो निकलता है ना, उसका एनर्जी कम होता है हमारे पास जो न्यूक्लियर पोटेंशियल बैरियर होता है। तो भाई अंदर पार्टिकल का एनर्जी कम है, फिर भी न्यूक्लियस से बाहर निकल रहा है, तो इसको हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे। तो गामाओ जो थे उन्होंने इसको बताया था कि ये टनलिंग की वजह से होता है। टनलिंग में यही तो होता है, पार्टिकल का एनर्जी कम होने के बावजूद भी वो टनल कर जाता है, ठीक है ना। तो ये कैसे होता है, ये हम पूरा डिटेल डिस्कशन इसके बारे में करेंगे। तो ये एग्जाम्पल है क्वांटम टनलिंग का। एन अल्फा पार्टिकल एस्केप्स अ न्यूक्लियस बाय टनलिंग थ्रू द कूलम्ब बैरियर, समझ में आया। एक होता है टनल डायोड। अब टनल डायोड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन टनल थ्रू द थिन डिप्लेशन रीजन, ठीक है ना, एनेबलिंग नेगेटिव रेसिस्टेंस एंड हाई स्पीड स्विचिंग इन सेमीकंडक्टर डिवाइस। देखो इसको बेसिकली आप ऐसे समझो, हमारे पास कोई सेमीकंडक्टर है, ये एन रीजन हो गया, मान लो पी रीजन हो गया। तो ये जो डिप्लेशन रीजन होता है ना, ठीक है ना, इनके बीच में जब ट्रांसमिशन होता है इलेक्ट्रॉन का इस साइड या होल्स का इस साइड, अब ये बैरियर का काम करता है डिप्लेशन रीजन, समझ में आया। अब उसके बैरियर के से अब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास, बैरियर से कम एनर्जी होने के बावजूद भी यहाँ पर टनल कर जाते हैं, टनलिंग हो जाती है। तो वो उसको हम टनल डायोड बोलते हैं, जो नेगेटिव रेसिस्टेंस वगैरह से होता है। नेगेटिव रेसिस्टेंस कहने का मतलब देखो क्या है हमारे पास, कि हमारे पास जो है पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं और करंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, वो होता है जनरली नेगेटिव रेसिस्टेंस। तो वो थोड़ा हम उसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे नहीं, वो हमारे काम का भी नहीं, आप इलेक्ट्रॉनिक्स में इस चीज़ को पढ़ेंगे, ठीक है। तो बस मेरे को एग्जांपल आपको बताना था कि ताकि आपकी कंसेप्ट क्लियर हो क्वांटम टनलिंग एक्चुअली में होता क्या है। तो अल्फा डीके में होता है टनल डायोड, फ्यूजन इन स्टार्स के फ्यूजन में भी यही होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो प्रोटॉन्स ओवरकम द कूलम्ब बैरियर व्हाइल टनलिंग एनेबलिंग न्यूक्लियर फ्यूजन एंड एनर्जी जनरेशन इन स्टार्स। एनर्जी जनरेशन स्टार्स में किसकी वजह से होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से होता है। अब हमारे पास 2 प्रोटॉन है हमारे पास, ठीक है। अब जनरली इन दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। क्या होगा, रिपल्सन होगा। क्या ये पास पास आ पाएंगे, एक बैरियर होगा जिनको अवॉइड करेगा, है ना। कूलम्ब बैरियर जो होगा वो नहीं चाहेगा कि ये एक दूसरे में क्या करे, टनल करे, ताकि टनल नहीं होगा तो फ्यूजन नहीं होगा, फ्यूजन नहीं होगा तो एनर्जी नहीं मिलेगा। लेकिन एनर्जी स्टार्स में फ्यूजन की वजह से ही होता है, तो क्या होता है, टनलिंग हो जाती है, ठीक है ना। क्या हो जाती है, टनलिंग हो जाती है। 2 प्रोटॉन आपस में जब मिलते हैं ना, तो वो हमें क्या मिलते हैं, हीलियम वगैरह प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना, जो फर्दर स्टार में एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम करती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, नमस्कार।